गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के लिए। जी हां स्टूडेंट्स, अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली है। तो दिसंबर 2022 अभी चल रहा है और दिसंबर 2022 में आपकी अर्धवार्षिक स्टार्ट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए मैथ सब्जेक्ट की प्रश्नावलियों के बारे में बात करेंगे। तो आपके लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न और प्लस पैटर्न भी, जरूरी नहीं प्रश्न आए, पैटर्न भी आ सकता है। तो आपको करना क्या है, हम आपके लिए स्पेशल 3 वीडियो लेके आए हैं। 3 वीडियो के अंदर हम आपके कंप्लीट 15 प्रश्नावलियों को करवाएंगे। तो उनमें आज जो हम वीडियो में प्रश्नावली लेके चलेंगे वो 15वीं प्रश्नावली, 14वीं, 13वीं, 12वीं और 11वीं, इन 5 प्रश्नावलियों के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उनका पैटर्न है, उनको लेके चलेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मतलब आप अर्धवार्षिक से पहले हमारी ये 3 वीडियोस जरूर देख के जाएं। तो 3 वीडियो में हम कंप्लीट 15 प्रश्नावली आपको करवाएंगे, उनका मोटा मोटा जितना भी है इंपॉर्टेंट पार्ट्स करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15वीं प्रश्नावली से। 15वीं प्रश्नावली आपकी है प्रायिकता। 15वीं प्रश्नावली आपकी है प्रायिकता, और प्रायिकता को आप इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हो। PROB, प्रोबेबिलिटी, ABILITY। तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रायिकता। और प्रायिकता का हमें सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए, सभी बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रायिकता का जो सूत्र है, देखिए, प्रायिकता को आप PE से भी आप लिखते हो। इसका मतलब पहले मैं समझा देता हूँ, बाद में सूत्र लिखाऊंगा। E का जो मीन है इवेंट, घटना, कोई घटना घटित होती है, और P का मतलब है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो घटना E की प्रायिकता होती है या किसी घटना की प्रायिकता होती है। तो जो सूत्र है उस सूत्र को आप याद रखो, PE बराबर अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। मतलब प्रायिकता का आपको एक सूत्र याद रखना है। इस 15वीं प्रश्नावली में आपने अगर इतना सूत्र याद कर लिया तो आप काफ़ी कुछ कर पाएंगे। तो अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, घटना घटित होने की अनुकूल परिस्थितियाँ बटा में कुल परिस्थितियाँ। तो कुल मिला के आप ये सूत्र अच्छे से याद कर लो। आप ज़रूरी नहीं है कि आप PE लिख के लिखो, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियाँ या अनुकूल परिणाम और बटा में कुल परिणाम। तो प्रायिकता का ये सूत्र है आपका, घटना घटित होने की अनुकूल परिस्थितियाँ बटा में कुल परिस्थितियाँ। तो इन सूत्रों को कोई मर्जी लिख लो, चाहे ये लिखना चाहो ये लिख लो, ये लिखना चाहो ये लिख लो, इनको याद कर लो। और आज हम जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेके आए हैं प्रायिकता प्रश्नावली का, 15वीं प्रश्नावली का, हम एक एग्जाम्पल लेके आए हैं। और ये एग्जाम्पल नंबर है आपका एग्जाम्पल नंबर 13, और जो कि पेज नंबर आपको दिया हुआ आपकी बुक के अंदर 336। और हम बुक जो इस्तेमाल कर रहे हैं, राजस्थान बोर्ड की बुक इस्तेमाल कर रहे हैं। जो NCERT की बुक है राजस्थान की है, उसकी मैथ की बुक है। और जो अदर बोर्ड से कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो हम एग्जाम्पल लिख देते हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है वो लिख के बता देता हूँ, और जिनके पास है तो वह बुक्स ओपन भी कर सकते हैं। वैसे बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न लिख रहा हूँ मैं। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। एक प्रश्न तो ये बनता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए, ठीक है जी। और अगला, और इसी में आगे कंटिन्यू दिया हुआ है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग जो है फर्स्ट 8 है, सेकंड 13 है और थर्ड
थर्ड 12 से कम या उसके बराबर है। आपको इनमें से करना है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 एग्जाम्पल ये है। और देखो इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि भी प्रायिकता का यही पर्सन इंपॉर्टेंट है, और भी पर्सन इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन सिलेक्ट करने का रीज़न है कि इसके माध्यम से आप इस सवाल को समझ पाओगे, प्लस इसके जैसे और सवालों को भी कर पाओगे। तो इस सवाल को ही इम्पोर्टेंट मान के एक बार चले हैं हम, तो इसको लेके चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस सवाल को देखिए एक बार, आपको पूछ रहा है कि एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणाम लिखिए, और इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना है, 8 है और 13 है। तो देखिए किस तरह से हमें करना है इनको। चलिए इस सवाल को करते हैं अपने। सबसे पहले हम ये निकालेंगे, सभी संभावित परिणामों को लिखिए, सभी संभावित परिणाम लेके चलेंगे। तो सभी संभावित परिणाम किस किस का, एक तो स्लेटी पासा और दूसरा कौन सा, एक नीला पासा, दो पासे हैं। तो अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पासा आपने देखा होगा, आपने एक तरीके से लूडो देखा होगा। तो लूडो के अंदर जो इस तरह से पासा ये बना हुआ है, हम ज़्यादा बेटर इस तरह से बना पाएंगे। ये जो बना हुआ है, ठीक है। तो लूडो है, उसमें 6 पार्ट हैं। जैसे उसमें सभी तरफ, जैसे इधर 1 लिखा हुआ है, उसकी बैक साइड में 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, बैक साइड में 4, इधर 5 लिखा हुआ है, इधर 6 लिखा हुआ है। तो पासे में मतलब 1 2 3 4 5 और 6 इतना सारा कुछ लिखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए उसमें कितने अंक आते हैं, सारे सारे, ठीक है। तो चलिए कैसे करना है अब वो मैं करवा देता हूँ। आपको सबसे पहले एक सारणी तैयार करनी है। वो सारणी कैसे तैयार करनी है वो देखिए। हाँ भी, एक स्लेटी पासा और एक नीला पासा, तो आप दो इस तरह से सारणी बनाओगे, एक इस तरह से और यहाँ, क्योंकि हमें संभावित परिणाम निकालने हैं। तो पासे में 1 2 3 4 5 और 6। तो इधर भी पासे में 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है जी। तो पहले मैं इसको लेके चल रहा हूँ, इसको एक को। तो 1,1, इसमें 1,2, फिर 1,3, फिर 1,4, फिर 1,5 और लास्ट में 1,6। ये फर्स्ट का बन गया। दूसरे का बनाते हैं 2,1, इस 2 को लेके चल रहा हूँ। फिर 2,2, फिर 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। फिर इसको लेके चलते हैं अपने 3 को, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और फिर 3,6। फिर अपने इसको लेके चलते हैं 4 को, 4,1, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर इसको लेके, ये 4 हो गया। अब इसको 5 को लेके चलते हैं, 5,1, 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। फिर इसको लेके चलते हैं 6 को, 6,1, 6 2 6 3 6 4 और 6 5 और लास्ट 6 6। इनको लेके चले। अब देखिए अपने को ये पैटर्न, ये अपने संभावित टोटल परिणाम आ गए। इसने पहले पूछा था सभी संभावित परिणामों को लिखिए। तो सभी संभावित परिणाम अपने लेके चले, तो ये 36 परिणाम है। तो सभी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सभी संभावित परिणाम। तो सभी संभावित परिणाम जो है वो टोटल 36 आ गए। सभी संभावित परिणाम कितने आ गए, 36 आ गए। अब अपने को क्या पूछ रहा है, अपने को पूछ रहा है कि बताओ भी संख्याओं का, दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना है, 8 है। पहले 8 है, फिर 13 है और फिर ये 12 से कम है, ये बताना है। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो इसको कर रहे हैं कि सभी का योग कितना हो, 8 है। सभी संभावित परिणामों का योग कितना है, 8 है। तो चलिए फर्स्ट योग कितना है, 8। तो योग 8 के लिए अपने को सबसे पहले निकालने पड़ेंगे अनुकूल परिणाम। तो किस कंडीशन में योग 8 होता है वो देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे की साइड से, इस तरह से ये क्रॉस, ये योग हो गया 6 और 6 12, ठीक है। 6 और 6 12, ये 6 6 12। उसके बाद में योग देखिए, इसको 6, ये 2 हो गए, इसको तिरछा काटते जाओगे, आपने काटना नहीं, इसे समझना है। इनका योग हो गया 11, 6 5 11, 6 5 11। इनको देखो 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, योग 10। तो इस तरह से थोड़ी सी कटिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा। इसको 6 3 9, 5 4 9, 3 6 9, इसको 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, ये आ गया।
अब इन सभी में देखो अपने को योग 8 वाला लेना था, तो योग 8 वाला सिर्फ ये है ना, देखो 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 4 8, 5 3 5 8, 6 2 8, ये आ गया। तो इनको एक बार उतार लो, इनको उतार ले। तो इनको उतारें तो यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ अनुकूल परिणाम 6,2, 5,3, और इससे लिख रहा हूँ ऊपर वाले से, इसे 4 4 3 5, 4 4 3 5, और लास्ट कितना रह गया, 3 5 के बाद 2 6, 2 6, 2 6, ये अनुकूल परिणाम है, ये अनुकूल परिणाम है। तो ये वाला ठीक है, ये बात समझ में आई। ये यहाँ तक ये कितने अनुकूल परिणाम, ये टोटल संख्या कितनी आ गई, इनकी काउंटिंग देखना, अनुकूल परिणाम कितने आ गए। तो ये अनुकूल परिणाम टोटल कितने हैं, 5 है। टोटल कितने हैं, 5 है, गिन लो, 1 2 3 4 और ये 5, टोटल कितने हैं, ये 5 है। समझ गए, ठीक है 5 है, यहाँ लिखना नहीं है कुछ, ये समझाया था सिर्फ। चलिए अब आपको वो प्रायिकता का सूत्र यूज करो। प्रायिकता का सूत्र क्या लिखा था, प्रायिकता PE, घटना E की प्रायिकता क्या था, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम देखो, अनुकूल परिणाम कितने हैं ये टोटल, इनको गिन लिया भी, कितने ये टोटल कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 इनको, तो अनुकूल परिणाम तो कितने आ गए, अनुकूल परिणाम तो 5 आ गए, और बटा में कुल परिणाम, टोटल कुल परिणाम कितने हैं, ये सारे टोटल कितने थे, ये सारे परिणाम कितने थे, टोटल 36 हैं। टोटल कितने हैं, ये 36 हैं। तो कुल परिणाम कितने आ गए, 36। तो 5 बटा 36, पहले का आंसर ही आ गया, 5 बटा में 36। ठीक है जी, 5 बटा में 36। चलिए ये 5 बटा 36 आ गया। अब दूसरा सवाल, अगला सवाल क्या था देखो, योग कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। योग कितना होना चाहिए, 13। तो देखो सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, योग कितना होना चाहिए, 13। तो अनुकूल परिणाम निकालते पहले, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो देखो उसमें योग 13 कितने हैं, तो यहाँ से नीचे से स्टार्ट करो, यहाँ से 6 और 6 कितना, 12, 6 5 11 11, तो 13 तो है ही नहीं, क्योंकि लास्ट ही 12 है, योग 12 है, ये 11 है, ये कितना है, ये 10 है, ये घटता जाएगा मतलब, तो कुल मिला के 13 तो है ही नहीं। तो 13 नहीं है तो अनुकूल कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 0। तो प्रायिकता निकालें, प्रायिकता PE बराबर, सूत्र क्या था, सूत्र बारे में लिखोगे, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो कितने हैं, अनुकूल तो है ही नहीं, 0 है, और कुल परिणाम कितने हैं, कुल तो 36 रहेंगे, टोटल कितने हैं, ये 36 हैं। कुल परिणाम कितने हैं, ये सारे कितने हैं टोटल, ये कुल परिणाम सारे कितने हैं, 36। अनुकूल है ही नहीं, 0, तो 0 में अगर 36 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न और देखो, तीसरा प्रश्न था 12 से छोटा या 12 से कम, 12 से कम। तो 12 से कम लेके चलें, अगर मान लो 12 से कम लेके चलें, तो 12 से कम, पहले तो वो वापस वही अनुकूल, अनुकूल रुको दो, पहले प्रश्न को लिखो, क्या था प्रश्न, 12 से कम या बराबर, 12 से कम या बराबर, 12 के बराबर। तो अनुकूल, अनुकूल परिणाम, तो देखो अनुकूल कौन से, 12 के बराबर कौन कौन से हैं। तो 12 की ये कितना, 6 और 6 12, 6 5 11, तो ये 12 के बराबर या 12 से कम, तो ये सारे हो गए, 12 के बराबर या 12 से कम, तो ये सारे हो गए। तो मतलब कितने हो गए, 36 हो गए। अनुकूल कितने हो गए, 36, और टोटल भी कितने हैं, 36। अनुकूल भी कितने हैं, 36, क्योंकि सारे हो गए ना, सभी के सभी 12 से कम है या 12 से बराबर है। देख लो इसको भी, किसी को उठा लो, या तो वो 12 से कम है, जैसे इसको उठाया 6 4 10, इसको उठाया 6 5 11, तो या तो ये कम है या फिर 12 के बराबर है, तो सभी आ गए अनुकूल परिणाम। और अपने प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता PE बराबर, क्या सूत्र क्या बना गया, अनुकूल परिस्थितियाँ, अनुकूल परिस्थितियाँ या अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना गया, अनुकूल भी 36 और कुल भी 36, 36 का 36 में भाग देंगे कितना गया, आंसर आ गया 1। तो ये हो गया हमारा 15वीं प्रश्नावली का एक सवाल, और हमने इसको पूरा डिटेल से करवाया। और आप लोगों ने क्या करना है, इसको आराम से इसको करना, और आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा इसको करते वक्त कि
इसके पैटर्न, ना केवल सवाल को रट्टा, ये सिर्फ रट्टा मत मारना, इसके पैटर्न को समझना कि कैसे करना है। तो सारे सवाल अपने को कुछ इस तरह से ही करने होंगे। चलिए अब अगली प्रश्नावली पर चलते हैं। प्रश्नावली नंबर 14 प्रश्नावली है सांख्यिकी। जो 15वीं थी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, 14वीं है सांख्यिकी। और सांख्यिकी में हमने जो लिया है इम्पोर्टेंट पैटर्न 14.1 का सवाल लिया है। और 14.1 में देखिए 14.1 में कौन सा है, 14.1 का प्रश्न जो लिया है अपनों ने, तीसरा प्रश्न, ये पेज नंबर 297 पर है। राजस्थान बोर्ड की ये बुक का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर प्रश्न लिख देता हूँ मैं। तो 14.1 का तीसरा सवाल, ये थोड़ा हार्ड भी है, 297 नंबर पेज पर दिया हुआ है आपको। प्रश्न क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, निम्नलिखित ये मैं प्रश्न लिखने की बजाय मैं बोल देता हूँ, आपको ईजी रहेगा। क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दिखाता है। और इसका जेब खर्च के अंदर अपने को माध्य दिया हुआ है, माध्य जेब खर्च दिया हुआ है ₹18, यानी ये x बार अपने को दिया हुआ है 18। ठीक है जी। और इसके अलावा लुप्त बारंबारता f निकालनी है। और आपको इस तरह से बारंबारता ये दी हुई है, ये बारंबारता यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर मैं ये जैसे वर्ग अंतराल लिख रहा हूँ, वर्ग अंतराल, और यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी अब लिख रहा हूँ। तो वर्ग अंतराल में उन्होंने जो लिखा है बोल देता हूँ मैं, इन्होंने लिखा है दैनिक जेब भत्ता रुपयों में, और f जो दिया हुआ है वो बच्चों की संख्या है। तो ये 11 से 13 दिया हुआ है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, और फिर आगे भी दिया हुआ है, ये अपने को दिया हुआ है 23 से लास्ट में, 23 से 25 तक दिया हुआ है। ठीक है। और ये दिया हुआ है 7, 6, 9, 11, 11 के बाद में 13, f निकालने हैं। मेरे को 2 मिनट, अपने क्या कर दिया, ये दिया हुआ था 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 19, 19 की 23। और यहाँ पर अपने को दिया हुआ है 7, 6, 9, 9 के बाद में 13, 9 के बाद में 13 दिया हुआ है। 1 सेकंड, ये और ये जो दिया हुआ है अपने को 13 दिया हुआ है, 13, 19, 21 में फ्रीक्वेंसी f निकालनी है। ये 5 दिया हुआ, और ये कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो ये प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, मैंने थोड़ी शॉर्ट में लिख दिया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन कैसे करना है वो देखो। आपने कुछ इस तरह से लाइनें बनानी है, इस तरह की लाइनें बनानी है। तो यहाँ आप वर्ग अंतराल लिखना है, आपने। तो वर्ग अंतराल अपने को दिया हुआ है 11 से 13, 11, यहाँ पर x निकालेंगे हम, अगले ने नहीं दिया x, तो हमने x निकालेंगे। और यहाँ f दिया होगा, और उसके बाद में हम आगे fx निकालेंगे, ये कैसे पता लग रहा है, ये सवाल से पता लग रहा है भी ये चीज़ निकालनी है। तो ये मैं बता दूंगा आपको कैसे कैसे निकालना है। तो चलिए, ये 11 से 13 में अपने को दिया हुआ है, 11 से 13 में 7 दिया हुआ है, 11 से 13, 13 से 15, पहले ये कर लेते हैं, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, और 23 से 25, ये दिया हुआ है। अब अपने को क्या करना है, इनका मिड पॉइंट निकालो, 13 और इन दोनों को जोड़ो, 13 और 11 कितना हो गया, 24, 24 का आधा कितना होता है, 12। वैसे सीधा निकालने का तरीका है, 13 और 11 के बीच में डिफरेंस 2 है, 2 का आधा 1, 1 जोड़ दो, 11 में 1 जोड़ा 12, 13 में 1 जोड़ा 14, 15 में 1 जोड़ा 16, 17 में 1 जोड़ा 18, 19 में 1 जोड़ा 20, 21 में 1 जोड़ा 22, 23 में 1 जोड़ा 24। दोबारा बताता हूँ क्या किया, 11 और 13 में डिफरेंस कितने का, 2 का, 2 का आधा कितना हो गया, 2 का आधा कितना हो गया, 1, 1 जोड़ते रहो, 11 में 1 जोड़ा 12, 13 में 1 जोड़ा 14। तो ये तेरा तरीका होता है इनको निकालने का। ठीक है, चलिए अब अपने को f का मान कितना कितना दिया हुआ है इसने, f की वैल्यू 7, 7 के बाद में 6, 6 के बाद में 9, 9 के बाद में 13, 13 के बाद में फ्रीक्वेंसी f दिया हुआ है, उसके बाद में 5, और उसके बाद में 4। अपने को इनको fx निकालते हुए तो गुणा करना है, 12 7 84, 14 6 84, 6 चक 24 तो 8, 16 9 में 144 होता है क्या, 16 6 54, 5 9 और 5 14, 144, 18 3 54 असिल 5, 18 5 23 234, 20 को f से किया तो 20 है, 22 5 110, 5 2 10, 10 और 11, 24 चौके 4 16, 8 24 चौके 96। अब इनका जोड़ कर दो, इनका f का जोड़ क्या कहलाएगा, यहाँ मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, सिग्मा f क्या कहलाएगा, सिग्मा f। तो सिग्मा f जोड़ दो, ये हो गया 6 9 और 6 13, 13 9 6 13, 9 सॉरी 9 6 13 7 6 13, 13 13 13 26, 26 26 और 9 कितना हो गया, 26 और 9 35, 35 और 45, 4 और 4 44, 44, और प्लस में ये क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है।
एफ दी हुई, सिग्मा एफ आ गया। और दूसरे इसको जोड़ लो, सिग्मा एफ एक्स को, सिग्मा एफ एक्स को जोड़ लो। इनका जोड़ करें तो कितना आएगा, 4 4 8, 4 3 12, 4 6 16, इसको मत जोड़ना, 16 16 और 6, 16 और 6 22, हासिल 2, 22 2 2 8 8 16 16 16 4 20 20 20 और 3 23 23 24 24 24 और 9 कितना हो गया, 33 33 और 2 35, हासिल 3 3 और 1 4 4 4 4 और 2 6 6 और 1 7, 752 752। इसको मैं थोड़ा दोबारा लिख रहा हूँ, 752 को, एक सेकंड रुको, 752 ये हो गया, 752 प्लस प्लस ये जुड़ेगा तो 20 एफ, ऐसे उसके साथ नहीं जुड़ेगा। तो ये सिग्मा एफ एक्स आ गया, ये सिग्मा एफ आ गया। अब चलिए, अपने को क्या दिया था सवाल में हमें माध्य जेब खर्च यानी एक्स बार दिया हुआ है, माध्य जेब खर्च यानी एक्स बार दिया हुआ है। तो एक्स बार का सूत्र आप इस्तेमाल करोगे, एक्स बार का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। ये आपको याद होना चाहिए, आपको यानी फर्स्ट जो नई चीज़ है ये याद रखना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब सवाल में एक्स बार का वैल्यू दिया है 18, इसकी वैल्यू दी है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 752 प्लस में 20 एफ, ये यहाँ से ले गया हूँ, ठीक है, यहाँ से ये वाली यहाँ से, ठीक है। और सिग्मा एफ की वैल्यू ये थी 44 प्लस एफ, 44 प्लस में एफ, इतना दिया हुआ है। अब आप यहाँ से वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणन से क्योंकि एफ़ की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो वज्र गुणा करें तो कितना आएगा, देखो वज्र गुणा करें तो 18 का गुणा किससे करेंगे, 44 प्लस एफ से गुणा करेंगे। और 752 प्लस में कितना दिया हुआ है, 20 एफ दिया हुआ है। तो 18 को 44 से करें, 18 6 18 54 18 चौक 72 असिल 7 72 7 792 प्लस 18 को एफ से करें 18 एफ, 752 प्लस में 20 एफ। अब एक काम करते हैं, एफ को एक साइड कर लेते हैं, ये 20 एफ है, 18 एफ इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 792 और ये 752 इधर आके ये हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40, इसको घटाएंगे तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 बटा में 2 कितनी आ जाएगी, 20। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो ये हमारा आंसर आ गया, एफ निकालना था। ये 14वीं प्रश्नावली का हो गया। अभी थोड़ा सा अगर मैंने स्पीड से बढ़ा दिया तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कर लो। तो 15वीं प्रश्नावली करवा दी, 14वीं करवा दी। अब चलो अगली प्रश्नावली पर चलते हैं। अब देखिए 13वीं प्रश्नावली में हमें दिया हुआ है पृष्ठीय, 13वीं प्रश्नावली में दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम जो करेंगे, हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लेने वाले हैं, हम लेंगे 13.3, और 13.3 का जो प्रश्न नंबर हम ले रहे हैं दूसरा, 13.3 का प्रश्न नंबर दूसरा ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये पेज नंबर आपको बता देता हूँ, पेज नंबर आपको दिया हुआ है 276 पर दिया हुआ है, 276 पर दिया हुआ है। प्रश्न में लिख देता हूँ, कह रहा है कि क्रम से 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी, 10 सेमी त्रिज्याओं वाले धातु के तीन ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो, आर ज्ञात करो, ये पूछा है। 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्याओं वाले धातु की 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करना है। सॉल्यूशन करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन कैसे करना है आपने। तो जब भी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाती है, एक से जब दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो उनका आयतन बराबर होता है। उनका क्या बराबर होता है, आयतन। ये चीज़ याद रखना, जब भी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो उनका आपस में क्या बराबर होता है, आयतन बराबर होता है। तो हमें ये गोले का आयतन निकालना है, और गोले का आयतन का आपको सूत्र पता होना चाहिए। गोले का आयतन का जो सूत्र होता है 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। तो हमारे पास 3 छोटे गोले हैं। तो अगर इसकी त्रिज्या एक की R1 माने, दूसरे की R2 माने, तीसरे की R3 माने, तो बड़े वाले की R मान लो। आपको ये लेके चलना है, ध्यान रखिएगा। तो अपने को करना है इसी तरीके से। तो अब देखिए, अपने को पता आयतन बराबर है, तो अपने मान लेते हैं, माना R1 6 है, R2 8 है और R3 कितनी है, 10 है। और बड़े वाले की R अपने को निकालनी है, बड़े वाले गोले की आयतन निकालना है। तो हमें पता है तीनों का आयतन बड़े का आयतन बराबर होगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर की, ये बड़ा लेना है इसको, पाई आर की क्यूब। ये बड़े गोले का आयतन सभी गोलों के आयतन के योग के बराबर होगा, 4/3 पाई
R1 की क्यूब 4/3 पाई R2 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 की क्यूब, मतलब तीनों का आयतन का योग इस अकेले के आयतन के बराबर होगा। तो जब भी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाते हैं तो ये आयतन बराबर होता है। अब देखो इसका मान पुट कर दो। मान पुट करने से पहले देखो 4/3 पाई R की क्यूब, इनमें सभी में कॉमन कितना आ रहा है, 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब प्लस में R3 की क्यूब। R इसको कॉमन ले लिया, 4/3 से 4/3 काट दो, पाई से पाई काट दो। देखो द्वार से 4/3 से 4/3 काट दो, पाई से पाई काट दो। इधर बच गया R की क्यूब और इधर क्या बच गया, इधर स्मॉल R1 की क्यूब। स्मॉल R1 कौन सा है, 6 की क्यूब। स्मॉल R2 कितने हैं, स्मॉल R2 कितना है, 8 की क्यूब। और प्लस में R3 की क्यूब, R3 कितने हैं, 10 की क्यूब, 10 की क्यूब। तो सबकी क्यूब कर देते हैं। देखो तो R की क्यूब बराबर है कितना आ जाएगा, 6 की क्यूब 216 होती है और 8 की क्यूब 500 कितनी होती है, 12। 8 और 64, 8 है 512, 8 से 32, 3 48 और 3 51। और 10 की क्यूब कितनी होती है, 1000। इनको जोड़ दो कितना आ गया, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 2 7, 7 और ये 1 1728। 1728 12 की क्यूब होती है। R की क्यूब बराबर, आप करके देख लो 1728। अगर आपको नहीं पता तो इस तरह से कर लो, मैं 12 से डायरेक्ट कर रहा हूँ। 12 का 12 कितना बच गया, 5 12 चौक 48, 12 चौक 48, फिर 12 से करें 12 का 12, 12 दूनी 24, फिर 12 से करें 12 का 12, तो ये 12 की क्यूब होती है। तो R का मान कितना आ गया, 12। और हमें यही बताना था कि इस गोले की यानी बड़े वाले गोले की R कितनी है, तो बड़े वाले गोले की R कितनी आ गई, 12 और सेमी में दिया गया, सेमी में दिया तो 12 सेमी आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ लो क्या, कमेंट कर लो। चलिए अगली प्रश्नावली हमारी 12वीं प्रश्नावली है और 12वीं प्रश्नावली हमारा नाम दिया हुआ है प्रश्नावली का वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, प्रश्न है देखो, प्रश्न हम ले रहे हैं 12.2 का, और 12.2 का हम प्रश्न ले रहे हैं दूसरा। 12.2 का दूसरा प्रश्न क्या है, प्रश्न मैं लिख देता हूँ पहले आपको, पेज नंबर 252 पर दिया हुआ है, आप बुक में देख लेना। राजस्थान बोर्ड की बुक है, अजमेर बोर्ड के लिए, और एनसीईआरटी की बुक है मैथ की। तो अपने को दिया हुआ है एक वर्त का चतुर्थांश आपने निकालना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक वर्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इस अपने को इसकी परिधि दी है, जिसकी परिधि दी है कितनी, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए क्या पूछ रहे हैं, एक वर्त है, ये वर्त हो गया, इसका चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा पूछ रहे हैं। और इसकी कंप्लीट परिधि जो है, ये परिधि यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, परिधि होती है, ध्यान रखिएगा। ये परिधि जो दी हुई है वो कितनी दी है, 22 दी है। तो परिधि 2πr होती है, ध्यान रखिएगा। 2πr का मान इतना 22 दिया हुआ है। और इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये जो आपके सामने है ना, मैं इसको एक मिनट, ये शायद इससे हो जाएगा, हाँ ये रहा। इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये चतुर्थांश है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये चौथा हिस्सा हो गया ना। अगर वर्त का क्षेत्रफल πr की स्क्वायर होता है, देखो वर्त का क्षेत्रफल πr की स्क्वायर होता है, अरे यार क्या सिलेक्ट हो गया, हाँ वर्त का क्षेत्रफल πr की स्क्वायर होता है। तो इसका ये चौथा हिस्सा हो गया, तो 1/4 πr स्क्वायर हो गया। ये चतुर्थांश ये निकालना है, हमें चतुर्थांश निकालना है। तो अपने यहाँ से इसका इस्तेमाल करके हम r निकाल लेते हैं और फिर इसका मान रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे पास हमें परिधि दी है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो सिर्फ समझाया था। परिधि का मान दिया हुआ है 22, परिधि मतलब 2πr का मान दिया हुआ है 22। परिधि होते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा में r बराबर 22। तो यहाँ से मैं 22 से 22 कैंसिल कर देता हूँ, ये ईजी हो जाएगा। और r बराबर कितना आ जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा और ये 2 भाग में आ जाएगा, 7/2। पॉइंट ऑफ मत निकालना, इतना कर लिया। इसके बाद में अपने को क्या निकालना था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल होता है πr की स्क्वायर, चतुर्थांश का 1/4 कर लगा दो। तो 1/4 इंटू पाई का मान 22/7, r की स्क्वायर, r कितनी है 7/2, और r की स्क्वायर मतलब 7/2 को 2 बार लिख दिया। कट कर दो, जो चीज़ कट हो रही है 7 से 7 कट गया। और देखो इस 2 से काट दो, कितना 11, तो कितना आ जाएगा 11/8, कितना आ जाएगा, सॉरी 11/8 क्या, ऊपर मल्टीप्लाई 7 भी है, तो कितना आ जाएगा 11 7 77, 77/8। और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल और किस में दिया हुआ है, सेमी में दिया हुआ है। तो वर्ग सेमी लिख दो या सेमी स्क्वायर लिख दो, सेमी स्क्वायर, यही आंसर है 77/8,
चलिए नेक्स्ट प्रश्नावली पर। नेक्स्ट प्रश्नावली है 11th नंबर, 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्नावली है आपकी रचनाएं। इसमें आपको प्रकार फुटा पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें मैं बता देता हूँ आपको करना कैसे है, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें एक प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको कुछ इसी तरीके से करना होगा। देखिए 11वीं प्रश्नावली में हम सिलेक्ट कर रहे हैं 11 पॉइंट आपको दी हुई है 1, और 11.1 का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर हम लेके चल रहे हैं सेकंड, एग्जाम्पल नंबर 2, और ये दिया हुआ है पेज नंबर आपके 241 पर। पर्सन क्या है, जिनके पास बुक्स नहीं है मैं पर्सन बता देता हूँ पर्सन क्या है। तो ये एग्जाम्पल नंबर जो 2 है इसका वो देखो, हाँ भी पर्सन देखिए, पर्सन दिया हुआ है एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, और त्रिभुज का जो नाम दिया हुआ है ABC समरूप त्रिभुज है, और इसकी संगत भुजाएं क्या करें, जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 है। देखो ये क्या है, ये त्रिभुज एक समरूप त्रिभुज बनाना है कोई, दोबारा बता देता हूँ। प्रश्न ये दिया हुआ है, कह रहे कि एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी है अपने को, समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, और जो समरूप त्रिभुज है इसकी जो भुजाएं हैं ना, भुजाएं जो त्रिभुज ABC है उसकी भुजाओं का कितना है 5/3 है। मतलब एक मान लो ये त्रिभुज है, इसकी जो भी भुजाएं हैं इसके अकॉर्डिंग एक समरूप त्रिभुज बनाना है, तो इसकी जो भुजाएं हैं ना, इसकी भुजाएं उसका 5/3 कर दो तो इसकी भुजाएं आएगी। समझ गए? 5/3 करेंगे तो बड़ा आएगा, शायद बड़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू बताया मैंने पर्सन कैसे करना है, और सॉल्यूशन अभी स्टार्ट नहीं करवाया, सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे करना है। कुल मिला के अपने को ये दिया हुआ है, एक समरूप त्रिभुज की रचना करो और जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की कितनी है 5/3, ठीक है। तो करना कैसे होता है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक रेखाखंड खींचना है, कोई मर्जी एक रेखाखंड खींच लोगे पेंसिल से, ये रेखाखंड आप खींच लोगे, थोड़ा सा 1 सेकंड रुको, यहाँ से आप एक रेखाखंड खींचोगे और इसका नाम BC लिखोगे हमेशा। क्या नाम लिखोगे B, और इसका BX लिख दो, आप BX नाम लिख दो, ठीक है। रेखाखंड खींचो, इसके बाद में आपको एक कोण बनाना है, कोई भी न्यून कोण बनाना है। यहाँ पर आप प्रकार से यहाँ प्रकार की नोक रख के यहाँ चाप लगाते हुए ऐसे जाओ, और यहाँ से पहला चाप लगा दो, ये 60 डिग्री का कोण बनाना है, आपको आता होगा। BY कर देना इसको, BY कर देना इसको, ये 60 डिग्री का कोण ये करना है। इसके बाद आप अपनी मर्जी से चाप लगाओ, यहाँ प्रकार रखो, देखो इस जगह यहाँ प्रकार रखो इस जगह, और यहाँ से एक चाप, यहाँ पर दूसरा, यहाँ से तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये मतलब ये प्रकार, जैसे यहाँ से प्रकार एक चाप लगाया, यहाँ पेंसिल की नोक, यहाँ फिर प्रकार की नोक, यहाँ पेंसिल की नोक, फिर यहाँ प्रकार की नोक, यहाँ पेंसिल की नोक, यहाँ प्रकार की नोक, यहाँ पेंसिल की नोक, ऐसे कितने चाप लगा दो। इसने 5/3 बोले ना, तो 5 चाप लगा दो, 5 चाप लगा दो, इनका नाम लिख दो, जैसे B1 लिख दो, B2 लिख दो, B3 लिख दो, B4 लिख दो, और फिर B5 लिख दो। इतना काम कर लोगे। अब इसके बाद में यहाँ B5 लगाने के बाद आप क्या करोगे, इसके बाद यहाँ से यहाँ पर आप प्रकार की क्या रखो, यहाँ प्रकार की नोक रखो, और एक काम कीजिएगा आप, इतना करने के बाद थोड़ा होल्ड रखो। देखिए आपने क्या करना है, अपने को 5/3 दिया है, तो तीसरा बिंदु जो यहाँ प्रकार की नोक रखिए, यहाँ प्रकार की नोक रखिए, और यहाँ पेंसिल नोक रखिए, इसको घुमा दीजिए, और जितने ये खुला वहाँ से ये चाप लगा दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। फिर सेम आपको यहाँ से करना है, यहाँ से यहाँ एक चाप लगाना है, और फिर यहाँ प्रकार की नोक रख के इसको काटना है, इस तरह से इसको मिला देना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से अपने को कोण बनाने हैं, यहाँ से अपने को समांतर रेखाएं खींचनी है, और वो कोण किस तरह से बनाने हैं भी आप एक तरीके से ये देख सकते हो कि जितना चाप यहाँ खोला हुआ है, यहाँ से इतना चाप लगा के और उस पर चाप लगा के ये एक समांतर रेखा खींच दीजिए, और सेम यहाँ से एक चाप लगाकर यहाँ पर चाप लगाकर एक समांतर रेखा इस तरह से खींच दीजिए, और यहाँ एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच दीजिए 60 डिग्री का, और ये 60 डिग्री थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया, इसको यहाँ पर ये काटेगा, तो ये कटान बिंदु प्राप्त होगा। देखो एक ये A बिंदु आ जाएगा, ये A' आ जाएगा, ये A' आ जाएगा, और ये बिंदु आ जाएगा आपका C, और ये C' आ जाएगा, C' आ जाएगा। तो आपको 2 त्रिभुज प्राप्त होंगे। देखिए पहले वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज ABC पुराने वाला त्रिभुज है, और उससे फिर 5/3 जब इसका संगत की है, 5/3 की है, तो बड़ा प्राप्त हो रहा है। तो जो बड़ा प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है ये वाला A' B और C से, ये वाला, ये बड़े वाला, इसका नाम है त्रिभुज A' B C', ये वाला।
A-B-C-E, इसका निर्माण करना था अपने को, ये बड़े वाले का निर्माण कर दिया। रचना में जो स्टेप यूज हुए वो स्टेप लिख देना, और जो मेन थे, जो मेन मूल वाला था पहले वाला, वो मेन मूल वाला ये था ABC। तो ABC का 5/3 किया, इसकी बजाऊँगा, जब 5/3 से गुणा किया तो ये वाला प्राप्त हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया हो। ये नहीं आया तो मैं एक बार और वीडियो में, अगली वीडियो में इसको अलग से भी डाल दूंगा। तो फिलहाल क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है तो इसमें इतना ही। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो प्रश्नावली की है, प्रश्नावली आपको मैं जो करवा रहा हूँ, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैं आपको करवा रहा हूँ मैथ 10th के लिए मैथ की प्रश्नावली। और मैथ के अंदर हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022, दिसंबर 2022 में जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली उनके लिए। और आज की वीडियो में हमने 15वीं, 14वीं, 13वीं, 12वीं और 11वीं प्रश्नावली का एक स्मॉल रिवीजन किया है। अगली वीडियो में हम 10वीं से लेकर 6ठी प्रश्नावली तक लेंगे, और लास्ट तीसरी वीडियो में हम 5वीं से पहली प्रश्नावली आपको रिवाइज करेंगे। मतलब मैथ की 3 वीडियो हमारी देख के जरूर जाएँ आप अर्धवार्षिक से पहले 10वीं क्लास के लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।